कल्पना कीजिए, पाकिस्तान का वो इलाका जहां हवा भी डर कर चलती है। चारों तरफ ऊंची दीवारें, कंटीले तार, हाईटेक सेंसर और उन दीवारों के पीछे पाकिस्तान का सबसे गोपनीय, सबसे खतरनाक राज, एक परमाणु संयंत्र, जिसे देखने की हिम्मत दुनिया की किसी ताकत में नहीं थी, जिसके पास फटकने की कोशिश सीधे मौत का दावतनामा थी। और उस संयंत्र के ठीक बाहर एक मामूली सी नाई की दुकान, उसकी चौखट के पास धूल में सना फटे कपड़ों में एक फकीर बैठा रहता था। उलझे बाल, मोटी धूल और आंखों में वो खालीपन, जैसे दुनिया से कोई नाता ही ना हो। आने जाने वाले सिक्के फेंकते, झिड़क कर आगे बढ़ जाते। सबकी एक ही राय थी, बेचारा पागल है। लेकिन वो पागल नहीं था। पाकिस्तानी हुक्मरानों को नहीं पता था, फौज को नहीं पता था, वैज्ञानिकों को रत्ती भर भी इल्म नहीं था कि जिसे वे पागल समझ रहे हैं, जिस पर सिक्के फेंक रहे हैं, वो असल में भारत का सबसे शातिर, सबसे खतरनाक जासूस है। उसका नाम था अजीत कुमार डोभाल। और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सच है। इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध। भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। 90,000 सैनिकों ने हथियार डाले। बांग्लादेश नया देश बना। पाकिस्तान अंदर तक टूट गया, लेकिन जो टूटता है वो बदले का ख्वाब भी देखता है। पाकिस्तान के भीतर एक संकल्प उठा, हम भारत से बदला लेंगे, ऐसा बदला जो भारत कभी नहीं भूल पाएगा। उस बदले का नाम था परमाणु बम। CIA को शक था, मोसाद को शक था, भारत की खुफिया एजेंसियों को यकीन था, लेकिन शक से देश नहीं चलते, सबूत चाहिए थे। और वो सबूत उस जगह से आने थे जहां पहुंचना नामुमकिन था। उस जगह का नाम था कहूटा। कहूटा इस्लामाबाद से कुछ किलोमीटर दूर। पाकिस्तान ने इसे एक ऐसे किले में बदल दिया था जिसे देखना भी मौत को बुलावा था। एयर डिफेंस सिस्टम, जमीन पर सेंसर, सादे कपड़ों में ISI के अफसर। अमेरिकी सैटेलाइट तक यहां की पूरी तस्वीर नहीं खींच पाते थे। जब दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसियां हाथ खड़े कर दें, तो वहां एक अकेला इंसान क्या कर सकता है? भारत को यही जवाब ढूंढना था, और यही जवाब लेकर आए अजीत डोभाल। 20 जनवरी 1945 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक बच्चे का जन्म हुआ। पिता फौज में थे और घर में देशभक्ति सिर्फ सिखाई नहीं जाती थी, जी जाती थी। अजीत डोभाल बचपन से अलग थे, कम बोलते, ज्यादा सुनते और सबसे बड़ी बात, लोगों को पढ़ लेते थे। 1968 में IPS बने, लेकिन उनका असली खेल थाने में नहीं था। उनकी जगह थी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जहां नाम नहीं होता, चेहरा नहीं होता और पकड़े जाओ तो देश भी पहचानने से इनकार कर देता है। पहला बड़ा इम्तिहान मिजोरम, जहां बंदूकें बोलती थीं और सरकार की आवाज दब चुकी थी। डोभाल वहां दुश्मन बनकर घुसे, उनकी भाषा सीखी, उनका भरोसा जीता, और यही उन्होंने वो नियम सीखा, दुश्मन को हराने के लिए पहले उसका हिस्सा बनना पड़ता है। कहूटा के उस परमाणु राज को उजागर करने के मिशन के लिए भारत ने अपने सबसे भरोसेमंद हथियार को चुना, अजीत डोभाल। एक नया इंसान। जब भारत ने डोभाल को यह मिशन सौंपा तो महीनों पहले से तैयारी शुरू हो गई। नया नाम, नया बैकग्राउंड, नई कहानी, इतनी बारीकी से बुनी कि कोई भी सवाल करे जवाब तैयार था। दाढ़ी रखी, चाल बदली, खाने का तरीका बदला, क्योंकि पाकिस्तान में लोग दाहिने हाथ से एक खास तरीके से रोटी तोड़ते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अंडरकवर ऑपरेशन में यही छोटी बातें जिंदा रखती हैं या मरवा देती हैं। उनकी उर्दू मजबूत थी, चेहरे की बनावट ऐसी कि पश्तून या पंजाबी मुसलमान के रूप में पास हो सकें, और सबसे जरूरी, इस्लाम की गहरी समझ। नमाज, रोजा, कुरान की आयतें, ये रटी जानकारी नहीं थी, कोई आलिम भी परख कर शक नहीं कर सकता था। और फिर वो दिन आया, डोभाल ने सरहद पार की, पाकिस्तान की जमीन पर कदम रखा। पाकिस्तान में दुश्मन की आंखों के सामने डोभाल लाहौर और इस्लामाबाद के बीच के इलाकों में रहने लगे। वे मस्जिदों में जाते थे, जुम्मे की नमाज पढ़ते थे, रमजान में रोजा रखते थे, पड़ोसियों के साथ उठते बैठते थे, चाय पीते थे, बातें करते थे, और उन बातों के बीच वे जानकारियां निकालते थे। ऐसी जानकारियां जो भारत की सुरक्षा के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती थी। पाकिस्तान में हर मोहल्ले में ISI के इन्फॉर्मर थे। कोई भी नया चेहरा दिखे तुरंत रिपोर्ट होती थी। एक छोटी सी गलती, एक गलत लहजा, एक गलत शब्द और खेल खत्म। डोभाल ये सब जानते थे
और फिर भी वे गए, क्योंकि देश की सुरक्षा उनके लिए अपनी जान से बड़ी थी। एक दिन डोभाल को खुफिया जानकारी मिली। कहूटा परमाणु संयंत्र के अंदर काम करने वाले टॉप साइंटिस्ट अक्सर बाहर एक लोकल बाजार में आते हैं, लेकिन उनसे सीधे संपर्क करना नामुमकिन था। वे हमेशा कड़े सुरक्षा घेरे में रहते थे। तभी डोभाल की नजर पड़ी उस नाई की दुकान पर। यही वो जगह थी जहां ये वैज्ञानिक बाल कटवाने या शेविंग कराने आया करते थे, और यहीं से जन्म हुआ डोभाल के सबसे रिस्की और सबसे साहसी प्लान का। अब आप सोच रहे होंगे बालों से क्या होगा, लेकिन जासूसी की दुनिया में सबसे कीमती चीजें वही होती हैं जो दिखने में बिल्कुल मामूली लगती हैं। जब कोई व्यक्ति प्लूटोनियम या यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थों के बीच काम करता है तो उसके बालों में रेडिएशन के सूक्ष्म अंश ट्रेसेस रह जाते हैं। ये ट्रेसेस नग्न आंखों से नहीं दिखते, लेकिन लैब में यही ट्रेसेस बता सकते हैं कि पाकिस्तान किस ग्रेड का यूरेनियम तैयार कर रहा है, कितनी मात्रा में, और वो परमाणु बम बनाने के कितने करीब पहुंच गया है। ये जानकारी किसी सैटेलाइट के पास नहीं थी, ये जानकारी किसी ड्रोन के पास नहीं थी, ये जानकारी उन बालों में थी, और वो बाल उस नाई की दुकान में थे। डोभाल ने अपनी पहचान बदली। वे एक लाचार, टूटे हुए, दिमागी तौर पर बीमार भिखारी बन गए और उस दुकान के बाहर धूल में अपना डेरा डाल लिया। वो दिन, वो 10 सेकंड दिन हफ्तों में बदले। डोभाल उसी दुकान की दहलीज पर मिट्टी में सने बैठे रहते, आने जाने वाले सिक्के फेंकते, कुछ झिड़कते, और डोभाल उसी खालीपन का मुखौटा लगाए हर आने जाने वाले चेहरे को पहचानते, हर हलचल को नोट करते। फिर एक दिन वो पल आया। एक मुख्य परमाणु वैज्ञानिक दुकान के भीतर दाखिल हुआ। डोभाल के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन चेहरे पर वही बेरुखी, वही खालीपन, वही पागलपन का मुखौटा। अंदर कैंची चलने की आवाज आ रही थी और फर्श पर काले और सफेद बाल एक एक कर गिर रहे थे। वो बाल जो दुनिया के लिए कचरा थे, वो बाल जो भारत के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती थे। जैसे ही वो वैज्ञानिक बाहर निकला, डोभाल लड़खड़ाते हुए एक भूखे भिखारी की तरह दरवाजे के पास पहुंचे। नाई ने ध्यान नहीं दिया। बस उसी एक पल का फायदा उठाकर डोभाल ने बिजली की फुर्ती से जमीन पर पड़े उन बालों के गुच्छों को अपनी मुट्ठी में भींचा और जेब के हवाले कर दिया। महज 10 सेकंड में एक पूरी जान दांव पर थी। अगर उस वक्त कोई देख लेता, अगर तलाशी में वो बाल बरामद हो जाते, तो उस पूछताछ का अंजाम सिर्फ और सिर्फ दर्दनाक मौत होता। वो बाल जिसने इतिहास बदल दिया। डोभाल कामयाब रहे। वो बाल किसी तरह बॉर्डर पार करके भारत की लैब्स में पहुंचे। जब वैज्ञानिकों ने उन बालों का एनालिसिस किया तो वे हैरान रह गए। उन बालों में हाई ग्रेड यूरेनियम के अंश मिले, रेडिएशन का वो लेवल जो ये साबित करने के लिए काफी था कि पाकिस्तान सिर्फ परमाणु ऊर्जा नहीं बना रहा, वो परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। अजीत डोभाल के उस एक कदम ने, उन 10 सेकंड की उस हिम्मत ने भारत सरकार की आंखें खोल दी। लेकिन जासूसी की दुनिया में एक कहावत है, आप 1000 बार सही हो सकते हैं, लेकिन हारने के लिए सिर्फ एक बार गलत होना पड़ता है। और अब वो गलत पल आने वाला था। लाहौर की एक मशहूर दरगाह, भारी भीड़, धूप अगरबत्ती की खुशबू, अजान की आवाज। डोभाल अक्सर यहां आते थे अपनी कवर आइडेंटिटी को मजबूत रखने के लिए। एक शाम वे दरगाह के एक कोने में बैठे थे। माहौल शांत था। तभी उन्हें महसूस हुआ कोई उन्हें देख रहा है। सिर्फ देख नहीं रहा, घूर रहा है। थोड़ी दूर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। लंबी सफेद दाढ़ी, आंखें एकदम लाल और निगाहें सीधे डोभाल पर। डोभाल उठकर जाने लगे, तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, रुको। वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उनके पास आया, उनके चेहरे को गौर से देखा और फिर बहुत धीमी आवाज में उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने डोभाल के पैरों तले जमीन खिसका दी। तुम हिंदू हो ना? सन्नाटा। सोचिए, पाकिस्तान के बीचों बीच एक भीड़भाड़ वाली दरगाह में सैकड़ों लोगों के बीच अगर किसी ने भी ये सुन लिया होता कि यहां एक हिंदू जासूस है, तो वो भीड़ उन्हें वहीं उसी वक्त जिंदा जला देती। डोभाल ने एक पल के लिए भी घबराहट नहीं दिखाई। ठेठ उर्दू में पूरे यकीन के साथ बोले, नहीं बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो मुसलमान हूं, पैदाइशी मुसलमान। लेकिन वो बूढ़ा कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने अपना हाथ उठाया, डोभाल के कान की तरफ इशारा किया और कहा, अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हारे कान क्यों छिदे हुए हैं? ये सुनते ही डोभाल को वो बात याद आ गई। बचपन में उनके कान छिदवाए गए थे, भारतीय संस्कृति का हिस्सा। उन्होंने कुंडल पहनना छोड़ दिया था, लेकिन वो छोटा सा छेद अभी भी वहां था।
उन्होंने सब कुछ बदला था। भाषा बदली, कपड़े बदले, नाम बदला, चाल बदली, आदतें बदली, लेकिन वो एक छोटा सा निशान जिसे शायद उन्होंने कभी ध्यान से देखा भी नहीं था, वो उनकी पूरी 7 साल की मेहनत की जान का दुश्मन बन गया था। डोभाल ने अपनी आवाज और सख्त की। उसकी आंखों में सीधे आंखें डालकर बोले, नहीं बड़े मियां, आप गलत समझ रहे हैं। ये निशान तो बचपन में हुए फोड़े फुंसी का है। उस बूढ़े ने उनकी बात काटी। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं पहचानता हूं। ये फोड़े का नहीं, कान छिदवाने का निशान है। तुम हिंदू हो। डोभाल के माथे पर पसीना आने लगा। वे वहां से भाग भी नहीं सकते थे, क्योंकि भागने का मतलब था शक को यकीन में बदल देना। तभी उस बूढ़े ने बहुत धीमी और बहुत थकी हुई आवाज में कहा, मेरे साथ चलो। वो अंधेरा कमरा जहां एक राज जिंदा था, डोभाल के पास कोई और रास्ता नहीं था। वे चुपचाप उस बूढ़े के पीछे चल पड़े। दरगाह से बाहर तंग और टेढ़ी मेढ़ी गलियां, एक टूटा फूटा पुराना मकान। डोभाल का दिमाग बिजली की तरह दौड़ रहा था। क्या ये ट्रैप है? क्या अंदर आईएसआई के लोग हैं? दरवाजा खुला। अंदर एकदम अंधेरा, एकदम सन्नाटा। उस बूढ़े ने कुंडी लगाई और डोभाल को अंदर वाले कमरे में ले गया। डोभाल हर खतरे के लिए तैयार थे। उनकी निगाहें भागने का रास्ता तलाश रही थीं। फिर उस बूढ़े ने एक छोटी सी मोमबत्ती जलाई और जो नजारा दिखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। कमरे में कोई हथियार नहीं था, कोई पुलिस नहीं थी। कमरे के एक कोने में एक छोटी सी अलमारी खुली हुई और उस अलमारी में भगवान शिव की मूर्ति, मां दुर्गा की मूर्ति। वो बूढ़ा जो दुनिया के सामने पक्का मुसलमान बना रहता था, जो दरगाहों में जाता था, जो लोगों के साथ नमाज पढ़ता था, वो असल में हिंदू था। वो मुड़ा और डोभाल से बेहद थकी, टूटी लेकिन प्यार भरी आवाज में बोला, बेटा डरो मत, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं, मैं भी हिंदू हूं। उस बूढ़े ने अपनी कहानी सुनाई। 1947 का बंटवारा, उस मारकाट में उसका पूरा परिवार आंखों के सामने मारा गया था। जान बचाने के लिए भेष बदला, धर्म बदलने का नाटक किया, नया नाम लिया और तब से दशकों तक पाकिस्तान की तंग गलियों में एक मुसलमान बनकर जीता रहा, लेकिन अपनी असली पहचान उस अंधेरे कमरे में उन मूर्तियों के सामने जिंदा रखी। दशकों तक हर दिन एक झूठ, कोई अपना नहीं, कोई हमराज नहीं, बस वो अंधेरा कमरा और वो छोटी सी मूर्तियां। उसने डोभाल को पहचान लिया था, क्योंकि एक छिपा हुआ इंसान ही दूसरे छिपे हुए इंसान को पहचानता है। डोभाल ने राहत की सांस ली। जो उन्हें मौत लग रही थी वो दरअसल जान बचाने वाला फरिश्ता था। उस बूढ़े ने खाना खिलाया और जाते वक्त कहा, बेटा आज तुम मेरी नजरों में आए, मैं अपना था इसलिए बच गए, कल कोई और देख लेगा। अगर यहां रहना है तो इस निशान को मिटाना होगा। डोभाल ने उसकी सलाह मानी। उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई, अपने कानों के छेद भरवा लिए। वो आखिरी निशान जो उनकी असली पहचान का गवाह था मिटा दिया और वो वहां से भागे नहीं। अगले 7 साल तक पाकिस्तान की उन्हीं गलियों में, उन्हीं मस्जिदों में, उन्हीं लोगों के बीच डटे रहे। 7 साल, 2555 दिन, 61,320 घंटे, हर पल में पकड़े जाने का खतरा, हर पल में मौत का साया। उन्होंने सिर्फ वो बाल नहीं भेजे, पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्लानिंग, आईएसआई के गहरे राज, खालिस्तान और कश्मीर में चल रहे छद्म युद्ध के रूट, पाकिस्तान की सैन्य तैयारियों का पूरा खाका, ये सब एक अकेले इंसान ने दुश्मन की धरती पर, दुश्मन की आंखों के ठीक सामने भारत भेजा। 7 साल तक अंडरकवर रहना सिर्फ शारीरिक चुनौती नहीं थी, सबसे बड़ी लड़ाई दिमाग के भीतर थी। 7 साल तक अपनी मां को फोन नहीं कर सकते, परिवार को नहीं देख सकते, हर सुबह एक झूठा नाम, झूठा चेहरा, झूठी दुनिया जीनी है। और अगर एक पल आंखें नम हुई, कोई देख सकता है, देखना मौत हो सकती है। कई रातें ऐसी आईं, अकेले कमरे में बैठे मां का चेहरा याद करते, लेकिन अगली सुबह वही नकाब फिर लग जाता, क्योंकि कमजोर पड़े तो सिर्फ उनकी जान नहीं जाएगी, भारत की सुरक्षा की पूरी कड़ी टूट जाएगी। आज वो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक, 2025 का ऑपरेशन सिंदूर, ये सब उसी सोच का नतीजा है जो डोभाल ने पाकिस्तान की गलियों में धूल फाकते हुए बनाई थी। उन्होंने दुश्मन को इतने करीब से देखा कि अब दुश्मन की हर चाल उन्हें पहले से दिख जाती है। पाकिस्तान को आज तक ये बात भीतर से कचोटती है कि भारत का एक अफसर उनके सबसे सुरक्षित परमाणु संयंत्र के दरवाजे पर भिखारी बनकर बैठा रहा, उनके वैज्ञानिकों के बाल उठा ले गया, उनके सबसे गोपनीय राज चुरा ले गया और उन्हें पता तक नहीं चला।
फिल्मों में जासूसी आसान लगती है, लेकिन असलियत में ये बिना हथियार के मौत से खेलना है। अजीत डोभाल की ये कहानी सिर्फ एक जासूस की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने अपनी पहचान मिटाकर करोड़ों लोगों की पहचान बचाई, जिसने 7 साल तक अपना नाम भूलकर करोड़ों लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की। हर रात सोने से पहले उन्हें नहीं पता होता था कि अगली सुबह आएगी भी या नहीं, और फिर भी वे अगली सुबह उठकर उसी नकाब के पीछे चले जाते थे, क्योंकि भारत माता की रक्षा का जो संकल्प उन्होंने लिया था वो किसी डर से बड़ा था, किसी मौत से बड़ा था और किसी जिंदगी से भी बड़ा था। इतिहास गवाह है, कभी कभी एक अकेला आदमी पूरी फौज पर भारी पड़ता है। जय हिंद।